ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज के इस पाठ में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्तर कृदंत के नपुंसकाधिकार में आए हुए प्रत्ययों को। बहुत ही प्रसिद्ध, अतिशय प्रयोग होने वाले इन प्रयोगों को मित्रों आज हम पढ़ रहे हैं। मित्रों, जो लोग धातु जिन्हें याद नहीं होती हैं, धातुओं की क्या क्रिया है वो उन्हें नहीं पता होती है, तो वो प्रायः इस प्रत्यय से लगा करके शुरुआत में काम चलाया करते हैं। तो आइए आज हम इन दोनों प्रत्ययों को पढ़ते हैं। प्रथम तो प्रत्यय है इसमें से क्ता प्रत्यय और दूसरा है ल्युट प्रत्यय। हालांकि इसमें से जो क्ता प्रत्यय है उस प्रत्यय की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम पहले पढ़ आए हैं, जहां पर हमने जो दो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय पढ़े थे कृत और कृतवतु, वो पूर्व कृदंत में पढ़ा आए हैं। लेकिन आपको याद रहे, वह प्रत्यय जो आपका कृता प्रत्यय था वो तो तयोरेव कृत्य कृत्य कृता खलर था के कारण भाव और कर्म में विधान किया जाता था। लेकिन यह जो कृता प्रत्यय है तो उसी का भाई, लेकिन केवल और केवल भाव में विधान किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये इधर भाव में विधान यह होता है तो वो कैसे भाव में, तो क्लीवत्व विशिष्ट भाव और काल सामान्य को कहने के लिए यहाँ इस कृता प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। और मित्रों, याद रहे, पिछला जो कृता प्रत्यय है वह भूतकाल में विधान किया गया था। इन बातों का आपको स्मरण रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर नपुंसके भावे कृता इतना लिख करके ल्युट च यही अगला सूत्र दे दिया है। नपुंसके भावे कृता इसका भी अर्थ नहीं लिखा है और ल्युट च इसका अर्थ नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि ये सूत्र से गतार्थ है, अतः उन्होंने वृत्ति नहीं लिखी है। आप लोगों के सौविध्य के लिए हमने सब जगह वृत्ति जोड़ी है, तो यहाँ भी जोड़ी है। तब सूत्र का अर्थ ये बन जाएगा क्लीवत्व विशिष्टे भावे काल सामान्य कृतः स्यात्। और दूसरे सूत्र का भी यही अर्थ ऐसे ही बनेगा, बस प्रत्यय चेंज होगा। क्लीवत्व विशिष्टे भावे काल सामान्य ल्युट स्यात्, यह होगा। और भाव किसे कहते हैं आप जान रहे हैं, बहुत दिनों से हम बता भी रहे हैं कि भाव माने होता है क्रिया। ये क्रिया मात्र को कहने के लिए कृता और ल्युट प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। अब जब कृता कह दिया तो एक योग क्यों नहीं कर दिया जाता है, अर्थात नपुंसके भावी कृता और ल्युट च। तो इससे यह, क्योंकि अर्थ में समान हो रहे हैं, तो एक सूत्र बनाना चाहिए था, अलग अलग क्यों। तो यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं, काशिकाकार कि योग विभाग उत्तरार्थ, योग विभाग उत्तर सूत्र के लिए है। अष्टाध्यायी में जो से अगले सूत्र है उसमें केवल ल्युट की ही अनुवृत्ति हो, कृता की नहीं हो। नहीं तो नियम ये लगता है एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। अतः ये पृथक पृथक सूत्र बनाए गए हैं। योग का मतलब होता है सूत्र। तो इनके उदाहरण मात्र लिखे, जैसे नपुंसके भावी कृता का उदाहरण इधर हसितम दिया और ल्युटचा इसका उदाहरण हसनम यह दिया। यहाँ क्या प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया यह है कि जैसे आपको बनाना है हसितम या हसनम। हसितम बनेगा कृता प्रत्यय करने पर, और ये भाव में हुआ है तो हमने सोचा कि विग्रह किससे प्रदर्शित करें, तो हमने कहा हासम।
है ना। इससे यह विग्रह प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हासम इति हसितम, तो हस धातु से कता प्रत्यय कर लेना, कता का बचेगा ता, तो हस ता। ता प्रत्यय आपका बलादी है और आर धातु के, आर धातु का शेठ बलादी से यहाँ पर इडागम कर लीजिएगा। धातु ये सेठ ही है, तो बन जाएगा इस धातु से हसितम। यहाँ पर नपुंसके भाविकता के विषय में यह भी मानना है कि यह केवल अकर्मक धातुओं से ही होता है। अतः यहाँ पर लिखा गया अकर्मक धातुभ्यः कता प्रत्यय भवति इति भाष्यकय्यतयोः दृश्यते। मतलब भाष्यकय्यत में यह देखा जाता है कि यह जो ये बाल मनोरमाकार की दरअसल पंक्ति है। बाल मनोरमाकार ने नपुंसके भाविकता पर लिखा है कि ये जो कता प्रत्यय का विधान है यह अकर्मक धातुओं से है, और यदि आपको सकर्मक धातुओं से मिलता है तो वो अविवक्षित कर्म वाली धातुएं हैं, अर्थात उनके कर्म की अविवक्षा कर दी गई है। ऐसी स्थिति में यदि सकर्मक धातुओं के कर्म की अविवक्षा कर दी जाती है तो उस परिस्थिति में वो धातुएं भी अकर्मक बन जाती हैं। तो इस व्याख्यान से यह स्पष्ट होता है कि अकर्मक अकर्मक धातुओं से कता प्रत्यय का विधान किया जाता है। लुट की बात नहीं की जा रही, ये बात याद रखिए। ये बात कता प्रत्यय की जा रही है सिर्फ। लुट में क्या प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया तो यहाँ पर सरल है मित्रों, बस किस अर्थ में हो रहा है, वाक्य प्रयोग हमें कैसे करने हैं, यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे हस धातु से लुट प्रत्यय कर लिया, प्रक्रिया देखिए, लुट का बचेगा यू, हस यू, और यू को यू और ना का सूत्र है, यू को कर देंगे अन, तो हस अन। और अन आपका अर्धातुक संज्ञक तो है लेकिन ये बलादी नहीं है, इधर आप इडागम नहीं कर पाएंगे, तो हस अनम यह रूप बन जाएगा। अब दोनों प्रत्ययों में आपको क्या ध्यान देना है रूप बनाते वक्त? पहले वाले प्रत्यय में तो यह है कि किता प्रत्यय परतः, जब किता प्रत्यय परे हो तो धातोः पूर्व प्रतिपादितानि निष्ठा प्रयुक्त कार्याणि भवन्ति। जो पूर्व प्रतिपादित है अर्थात जो निष्ठा प्रकरण में कहे गए कार्य हैं वो सब आपको यहाँ कर लेने चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे आपके ये अनुनासिकांत धातु है गम धातु, तो गतम बना लेना। स्था धातु में इत्तु का विधान करके स्थितम बना लेना। भुज धातु से कुत्व इत्यादि कार्य करके भुक्तम बना लेना, और ये नपुंसक लिंग में ही से प्रयोग होगा। तो इसकी तो ये स्थिति रहने वाली है। और दूसरी अब आप देखिए स्थिति लुट प्रत्यांतों का क्या होगा, तो उसके लिए एक पंक्ति लिखी कि लुट प्रत्यय से आर्धातुकत्वात्, ये भी प्रत्यय आर्धातुक है, तो धातु गुणकार्यम तथा धात्वादेशाः भवन्त्येव। धात्वादेश अर्थात धातु के स्थान पर होने वाले आदेश हैं वो यहाँ होंगे। जैसे धातु के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं, जैसे आपके अस्तेर्भू, अस को भू आदेश होना, भ्रू को वच होना, है ना, ये सभी कार्य यहाँ पर होते रहेंगे किसके? ल्युट के परे रहने पर। तो ल्युट का यू, यू को हो जाता है अन, है, तो श्रु धातु के उकार को गुण और अवादेश करके श्रवणम बना लीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही णीय प्रापणे, जिसमें णोना लगा करके धातु नी बचती है, तो नी और आपका ल्युट यू को अन, नी अन, और एकार और ईकार को यहाँ पर गुण एकार कर लीजिएगा, ने अन, और अयादेश करके नयनम बना लीजिएगा। ब्रूय वक्तायाम धातु से ब्रू के स्थान पर वच आदेश करके वचनम बना लीजिएगा। इस तरीके से आप तमाम प्रयोग बना लेंगे। हम यहाँ पर ऐसे प्रयोगों की बहुत सारी सूची आपको दिखाना चाहेंगे जो भैमी व्याख्याकार ने भी दे रखी है, अन्यत्र से भी हमने एक पुस्तक से अन्यत्र से भी स्क्रीनशॉट किया हुआ है, उसे आप देखिएगा किस किस तरीके के रूप बनते हैं। वह एक बार आपके सब्ज हुआ पर मानस पटल पर आ जाने चाहिए। एक तर्थ हमने उन्हें यहाँ पर एकत्रित किया है, उन्हें आपको दिखाएंगे।
तो आप देखेंगे ही, लेकिन आपको कुछ इनके प्रयोग विषयक नियम देख लेने हैं अभी से। वैसे तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त ऐसे नियम बता दिए जाते हैं, वाक्य प्रयोग के नियम दरअसल कारक प्रकरण में है। मैं थोड़े से आपको ध्यान अभी से इसलिए दिलवाता जा रहा हूं कि कारक प्रकरण को पढ़ते वक्त आपको ये आपके पूर्व संस्कार में डले रहेंगे तो आपको सद्य स्मरण हो आएंगे। और यहाँ पर इनको बतलाने का यह प्रयोजन भी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कारक के नियमों को पहले से जानते ही हैं, अतः उसका वाक्य प्रयोग करने में आपको थोड़ा सा सुगमता होगी। लेकिन ये थोड़ा इनके विषय में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बात लिखी है किता प्रत्यय के विषय में और लुट प्रत्यय के विषय में हम लिख रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ जो प्रयोग लिखे हैं वो लुट प्रत्यांत के दिए हैं। ठीक है, किता प्रत्यय का जो नियम है वो हम आपको उसमें बता ही देंगे, लेकिन ये लुट प्रत्यांत के नियम है। यहाँ पर लिखा है कि कृत संज्ञक लुट प्रयोगे, ये लुट के नियम है, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे प्रकाश जी, कि कृत संज्ञक लुडंत प्रयोगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी भवति। कृत संज्ञक जब लुडंत का प्रयोग है तो कर्ता में और कर्म में षष्ठी विभक्ति कर ली जाती है। कर्ता कर्म का मतलब यदि एक वाक्य में कर्ता केवल उद्धृत किया गया हो और दूसरे वाक्य में केवल यदि कर्म उद्धृत किया गया है तो षष्ठी हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे शिशोः क्रंदनम, ये क्रंदनम ये लुट प्रत्यांत है। शिशु करता है क्योंकि क्रंदन करने वाला वही है, तो अब यहाँ पर उस कर्ता से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नियम आपको याद ही होगा, कर्तृकर्मणो कृति, इस नियम के द्वारा। तो शिशोः क्रंदनम, कर्म में भी होती है षष्ठी, जैसे अन्नस्य भक्षणम, यहाँ पर अन्न जो है भक्ष धातु का कर्म है, लेकिन अब ये नियम बन गया कि कृत संज्ञक लुडंत का जो प्रयोग होगा, अर्थात कृत संज्ञकों का जहां प्रयोग है तो वहां पर कर्म में भी षष्ठी हो जाती है। तो अन्नस्य भक्षणम, इसके उदाहरण आप देखिएगा, जगतः कर्ता कृष्ण है, ये उसके उधर उदाहरण दिए गए हैं। कृष्णस्य कृति ही, ये कारक प्रकरण में इसके उदाहरण है, आप उन्हें स्मरण कर लीजिएगा। इसके अनंतर यदि ऐसी कंडीशन है कि एक ही वाक्य में कर्ता कर्म दोनों का प्रयोग कर दिया गया है और वहां लुडंत प्रयोग है, तब क्या करें? उसके लिए अगली लाइन लिखी है कि वाक्य कर्तृकर्मवाचक उभयोः पद प्रयोगे तु कर्मण्येव षष्ठी। वाक्य में कर्तृकर्मवाचक दोनों पदों का यदि प्रयोग है तब तो कर्मण्येव षष्ठी, वहां तो केवल कर्म में ही षष्ठी करिएगा, कर्ता में मत करिएगा। कर्ता में क्या होगा? कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी फिर अनुक्त कर्ता। तो ऐसी स्थिति में आपका वाक्य प्रयोग ये बनेगा कि यज्ञ दत्तेन जलस्य पानम न मे रोचते। तो यहाँ पर यज्ञदत्त करता है, जल कर्म है, पानम यह लुडंत इस कृत प्रत्यांत का योग है होना में रोचते, ये तो है, ये है क्रिया है उधर ये। तो पानम यहाँ पर ये आपकी कृत क्रिया है, तो इसके चलते जो कर्म है, कर्म में ही अर्थात जलस्य में षष्ठी हो गई और यज्ञदत्तेन में तृतीया हो गई। यहाँ पर जो नियम लगता है वो वह प्राप्त कर्मणि वाला नियम है जो कारक में दर्शाया गया है। वह प्राप्त कर्मणि एक सूत्र है, उसके द्वारा ये नियम बताया गया है। वहां पर उदाहरण ये दिया गया है, आश्चर्य गवाम दो गवाम दोहा अगोपेना, कि आश्चर्य है कि अगोप के द्वारा गाम दोहा अगोपेना के, गाम को अगोपेन जो गोप नहीं था उसने धो लिया। ठीक है ना, तो वहां पर अगोप जो है कर्ता होता है। ठीक है,
तो आश्चर्य है गवाम दोहा अगोपे न, ऐसा प्रयोग है, वहां पर बहुवचन का प्रयोग है, तो ये हो जाएगा। तो ये नियम बराबर लगा है यहाँ पर और वहां पर। ये आपको नियमों को याद रखना है। मैं थोड़ा ये नियम इसलिए बता रहा था आपको कि यहाँ पर आप इन प्रयोगों की इस भैमी व्याख्या का भी अवलोकन करें जो किस नियम को बता रहे हैं। और फिर मैं आपको एक दूसरी व्याख्या और दिखाऊंगा जहां पर इन नियमों को कुछ दूसरे तरीके से बताया गया है। तब मैं इस नियमों की तरफ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्हें आप कैसे संगत करेंगे। यहाँ पर इस इन पंक्तियों को आप देखेंगे, इनमें ये सब लिखा हुआ है यथावत कि यहाँ यह बात इस विशेष ध्यातव्य है कि कृत संज्ञक लुडंत के योग में कर्तृकर्मणो कृति द्वारा कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे पहले इन्होंने उदाहरण दिए कर्ता के था भिक्षोर हसनम शिशोह क्रंदनम अहिर सर्पणम आदि में कर्ता में यहाँ षष्ठी हो गई है। और शिवस्य वंदनम, ठीक है, शिवस्य वंदनम गिरेर लंघनम अन्नस्य भक्षणम, यहाँ पर कर्म में षष्ठी हुई है। अब आगे बता रहे हैं ये कि यदि ऐसा हुआ हो कि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों पद का प्रयोग हो, तब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि उभय प्राप्तो कर्मणि से केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति आती है, कर्तार्थ में नहीं आती है। ठीक है, ये लुडंत की हम बात कर रहे हैं इधर। तब क्या होगा? तब अनभिहित कर्ता में कर्तृकर्णियों तृतीया से तृतीया विभक्ति ही हो जाएगी। तो प्रयोग कुछ ऐसे बनेंगे, इन्होंने दिया कि देव दत्ते वो यज्ञ दत्ते न पयः पानम में रोचते, है कि मुझे यज्ञ दत्त का दूध पीना अच्छा नहीं लगता है। तब ऐसे वाक्य बनेंगे। ये पंक्तियां इन्होंने यहाँ पर लिखी। लेकिन एक पुस्तक है सरस्वती मार्गदर्शिका, तो उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा और मैं वाक्य प्रयोग को देखा वहां पर, तो मुझे कुछ अलग से लगा। अतः मैंने कहा आप लोगों से उसकी भी चर्चा हम जरूर करेंगे। वहां पर देखो कुछ इस प्रकार के पंक्तियां हैं। सबसे पहले तो इन विद्वान ने भू धातु से भवनम अर्चसे अर्चनम रक्षसे रक्षणम, मतलब ल्युट प्रत्यय होने पर क्या क्या रूप बनते हैं वो इन्होंने बताए। ये आप देखेंगे, हम भी आपको बहुत सारी इस प्रकार की लिस्ट दिखाएंगे। यहाँ पर इन्होंने वाक्य प्रयोग दिया, इसे थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे और सोचेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप सभी विद्वान लोग हैं तो विचार करेंगे कि ल्युट प्रत्यांता नाम शब्दा नाम कर्तृपदे कर्म पदे च षष्ठी विभक्ति भवती। कर्ता पद में और कर्म पद में षष्ठी विभक्ति होती है। ये बात बिल्कुल सत्य बात है। ये जो कह रहे हैं कि वहां पर कर्ता पर पद में और कर्म पद में कर्तृकर्मणो कृति द्वारा षष्ठी हो जाती है। लेकिन जब एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म पद का प्रयोग किया गया हो तब क्या करना चाहिए? एक ही वाक्य हो तब की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक वाक्य दिया कि मम ग्रामस्य गमनम गुरवे न रोचते। मम है यहाँ पर कर्ता, ग्रामस्य है यहाँ पर कर्म। ध्यान देना, ग्रामस्य है कर्म। और भैया ये ल्युट प्रत्यांत एक ही जगह होना चाहिए, थोड़ा इधर आ गया है, कर्म के साथ चिपक गया है। इसको आप एक में समझें, ये ल्युट और प्रत्यांत। ल्युट प्रत्यांत शब्द है आपका एक गमनम, ओके। और गुरवे न रोचते वो आप समझते ही हैं, उधर छोड़िए। अब यहाँ पर गमनम यह ल्युट प्रत्यांत शब्द है। इन्होंने क्या किया है, दोनों जगह षष्ठी कर दी है। ये एक ही वाक्य है, तो उभय प्राप्त कर्मणि इस नियम के द्वारा केवल कर्म में ही षष्ठी करनी चाहिए। तो ये वाक्य कुछ ऐसा बनना चाहिए था कि मया ग्रामस्य गमनम गुरवे न रोचते। जैसे
आपने भी प्रयोग पढ़ा था, वहां पर यज्ञ तेन प्रयोग हुआ है। ठीक ऐसा ही एक कुछ वाक्य बनना चाहिए था। अब इन्होंने किस दृष्टि से यह प्रयोग किया है, यह आप लोगों के लिए भी चिंतनीय है, मुझे तो चिंतनीय बन ही रहा है। इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है जी, इसलिए हमने कहा इसको थोड़ा आपको दिखाना है। और तो बाकी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है अनुवाद को लेकर के, है प्राय हम इसको जानते हैं, संस्कृत भारती में सबसे पहले यही सिखाते हैं। अतः इस बात को भी आप बड़े ध्यान से और सरल प्रयोग के लिए आप बचपन में करते रहे होंगे, अब भी बच्चों को सिखाएं तो इस विधि पे कि यदि मैंने कहा कि यदि किसी को गच्छति नहीं पता है क्या है तो वो गमनम करोति कह के काम चला देता है, अर्चति नहीं पता है तो अर्चनम करोति है, पश्यति नहीं पता है तो दर्शनम कह करोति करके काम चला देता है। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जिनको क्रियापद तैयार नहीं है वो इस तरीके से करोति लगा करके काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जान रहे हैं कि सब नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आप प्रयोग के विज्ञान को थोड़ा अब यहाँ समझ चुके हैं कि इनका प्रयोग किया कैसे जाता है। अब आइए हम दोनों, हमने जो ये पढ़ा इसका इनके प्रयोग सिद्धि कैसे की गई है, हम पहले बीवी मिरासी वाली व्याख्या को भी देखेंगे। उन्होंने नपुंसके भावे किता और लिट्चा को लेकर के जो इधर कहा है कि नपुंसके भावे इति लिखते हैं वो क्लीवत्व विशिष्टे भावे काल सामान्य कथा स्यात्। ठीक है, और यहाँ साफ साफ लिखते हैं अयम अकर्म के भ्य, यह कर्मकों से ही होता है। और सकर्म कौन से करना है तो उसकी हमने व्यवस्था आपको बता दी है कि वहां पर आपको उनके कर्म की अविवक्षा करनी पड़ेगी। अविवक्षित कर्मक धातुएं हैं तो ऐसी सकर्मकों से भी ये संभव हो सकता है। ये बात केवल किता के विषय में है, लुट के विषय में नहीं है, भी आप बात याद रखेंगे। अब इन्होंने ऐसे रूप सिद्ध किया है कि हस धातु किते अर्धात को सिट बला दे इति हसितम इति रूपम एवं सईतम जल्पितम ऐसे बन जाए। ठीक है, बड़ा ही शॉर्ट में लिखते हैं अयम अपि क्लीवत्वाभि विशिष्टे हसनम जल्पनम इत्यादि। इनकी थोड़ा कायदे से सिद्धि करते हैं आपके सुधा व्याख्याकार, वो इसके विषय में कुछ ऐसा लिखते हैं, उसे भी आप देख लें सुन लें। वो लिखते हैं कि क्लीवत्व विशिष्टे भावे काल सामान्य कथा स्यात्। ठीक है, अर्थ कर दिया सूत्र का। ल्युट च से कथा भी हो जाता है तो ये वाद्यवादक भाव नहीं बनेगा दोनों में। ठीक है, ये कह रहे हैं तो नपुंसके भावे इत्येव। तो हर्षितम हस धातु नपुंसके भावे किता इति किते कलोपे आर्धातुकम शेषति आर्धातुकस्य आर्धातुकस्य इति इटागमे प्रातिपदिकत्वे सौ सोरमी पूर्व रूपे च तत्सिद्धि बन जाएगा हसितम। और हसनम बिल्कुल कायदे से लिखते हैं ये कि हस धातु ल्युट्चति सूत्र ल्युट अनुबंधलोपे यु इति अवशिष्टे युवर नाकौ इत्यनादेशे हसन इति जाते प्रातिपदिकत्वे विभक्ति कार्य च करते, मतलब उस सु को अम और नपुंसक लिंग में हसनम बना लेना। तो ऐसे करके इन्होंने रूप सिद्धि कर दी है। प्रयोग क्या कैसे होना चाहिए, प्रयोग विज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कृता प्रत्यय में यहाँ पर और किस तरीके के रूप हैं एक बार इनको आप देख लें। यहाँ से इन्होंने दिया है इसके विषय में कैसे कैसे रूप बनेंगे। जैसे सी धातु है तो सी धातु से आप बना लेंगे सईतम, और विपूर्वक लस धातु से विलसितम, रुद्र धातु से रुदितम, ज्वल से ज्वलितम। ऐसे आप कई सारे रूप यहाँ पर बना सकते हैं स्वयं। यहाँ की प्रक्रिया बड़ी सामान्य है। ये किता जैसे आप यहाँ की तो प्रक्रिया किता की ऐसी समझिएगा जैसे आपने पीछे उधर किया है, उसकी प्रक्रिया समान है, बस अर्थ में अंतर है। ये आप याद रखेंगे, जो भी विशेषता है वो अर्थ में है, प्रक्रिया के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। और इसके बाद जैसे विद्युतो हो विलसितम, ये दे रहे हैं कि विद्युतो विलसितम, मतलब यहाँ ये षष्ठी हो जाती है इसके प्रयोग में।
छात्रस्य हसितम, इसका मतलब होगा छात्र का हंसना। विद्युतो विलसितम, बिजली का चमकना। तो केवल क्रिया क्रिया को कहा जा रहा है। नटस्य भुक्तम, नट का खाना। शिशोः शयितम, शिशु का सोना। मयूरस्य नृत्यम, कोकिलस्य व्यावृत्तम, मतंगस्य गतम। तो ये सभी जगह क्या करना है, तो इन्होंने बाकायदा प्रक्रिया भी दी है भैमी व्याख्याकार ने पूरी, और प्रयोग के विषय में भी बताया है कि यहाँ कर्ता में भी शेष की विवक्षा के कारण षष्ठी से षष्ठी समझनी चाहिए। तो आप कहोगे कि यहाँ पर ये भी तो कृद योग है, तो कृद के योग होने पर यहाँ पर आपका वो कर्ती कर्मणों कृति से षष्ठी क्यों, उससे क्यों नहीं षष्ठी हो गई, हम से षष्ठी क्यों समझें। तब यहाँ पर ही समझना चाहिए कि दरअसल बात यह है कि एक सूत्र है, नलोकाव्य निष्ठा निष्ठा खलत त्रिणाम। तो ये निष्ठा शब्द कह देता है, तो ये ये तो निष्ठा संज्ञक तो है ही है ना, निष्ठा संज्ञा में इसकी कोई बाधा नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, षष्ठी का मित्र हो जाता है ये निषेध, निषेध हो जाता है षष्ठी का। तो अब अनविहित कर्ता में यहाँ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये विद्वान आगे लिखते हैं, एक सूत्र है कृतस्य च वर्तमाने, इस सूत्र के भाष्य के प्रामाण्य से, ध्यान रखिए इस सूत्र से नहीं, इस सूत्र में भाष्यकार कुछ ऐसी बात लिख आए हैं तो जिससे यह पता चलता है कि जहां पर ये नपुंसक लिंग का, ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त एक किता प्रत्यय जो कि अर्थात केवल भाव अर्थ में किया जा रहा है, उसके योग में केवल और केवल षष्ठी होती है, और वो शेषे षष्ठी द्वारा षष्ठी होती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसलिए वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं और कुछ विचारते नहीं, ठीक है। क्योंकि भैया भाष्यकार ने कह दिया, उनसे बड़े तो भैया का नाम है नहीं, है, तो इसलिए ऐसा होता है। और उत्तर उत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, इस से भी भाष्यकार की बात जो है सबसे ज्यादा मानने योग्य है, ठीक है। ये रहा। अब आइए कुछ बातें हो जाएं इससे भी संबंधित आपके, कि ये पूरे रूप क्या होते हैं लुट प्रत्यय वाले। लुट प्रत्यय को लेकर के हमने कुछ स्क्रीनशॉट करके आपको ये रूप में केवल स्मरण में रहे, आप में से काफी लोगों के रूप आते होंगे, कुछ आते होंगे, उन सब का एक रिवीजन टाइप का हो जाए, इसलिए इन्हें देख भी लीजिए। जैसे अट धातु है तो अट से अटनम और परिप्सर लगा दोगे तो पर्यटनम। ऐसे ही अस धातु से अस्थिर भू होता है, यहाँ पर भवनम ही बनता है, उसका ही बात याद रखें। पर उपसर्ग पूर्व आप धातु से प्रापणम। आस उपवेशने जो धातु है, वैसे तो आसनम बनेगा, लेकिन उप लगा दोगे तो उपासनम भी इसका बन जाएगा, ठीक है। अय धातु का क्या बनेगा, अयनम। सर हाँ जी, इसमें तो अस का मतलब भवनम। हाँ अस्थिर, अस्थिर मतलब भू है ना, होना। हाँ जी, ये लिखा हुआ है तो। जी जी, अस्थिर भू है ये धातु, तो वहां पर अस धातु को भू आदेश हो जाता अच्छा है। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। बिल्कुल, मैंने ये आपको बताया था शुरुआत में स्लाइड में कि जो धातु के स्थान पर होने वाले आदेश हैं, चाहे वो अस्थिर भू हो, चाहे भ्रू धातु को वच हो, या अन्य जो कोई भी धातु के स्थान पर आदेश जो 3 प्रकरण में हमने बताया, वो इधर हो जाते हैं इस लिट के परे रहने पर, ओके, तो वो करते रहने हैं। ठीक है सर। अब आगे देखिए, ये परा है उपसर्ग, तो परा अयनम, ठीक है। तो लेकिन रा को हो जाता है ला, उपसर्ग से आए तो ये पलायनम बन जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को आप याद रखेंगे। इन्होंने मुझे लगता है नीचे जो लिखा है टू वगैरह, ये 2 1 में सब उसकी प्रक्रिया दर्शाई है। तो 2 में लिख रहे हैं कि उपसर्ग स्यायतौ इति उपसर्ग रेफस्य लत्वम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके रूपों को बना लेना है। तो कंप धातु से कंपनम, ईक्ष से ईक्षणम, और निर लगा दी तो निरीक्षणम भी बन जाएगा। असु फेंकने धातु से निरुपसर्ग पूर्वक निरसनम। इस प्रकार के कई सारे रूप यहाँ पर जो भैमी व्याख्याकार ने जो तालिका दे रखी है, उसमें आप अवलोकन
निरंतर करते रहें, आपको उसमें कुछ नया, कुछ बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पिश धातु है तो पेषणम, तो बड़ा ही प्रयोग करते हैं इन ल्युडंतों का हम, जिनको रूप नहीं पता है, कि उनको नहीं पता है कि पिश धातु का पिनष्टि रूप बनता है क्या, तो वो तो सीधे बोल देते हैं कि पेषणम करोति या पेषणम करोमि, सीधा बोल देते हैं। तो ये आपको संस्कृत बोलने की दृष्टि से बड़े ही उपयोगी हैं। ठीक है, अतः इनका खूब प्रयोग आप करें, और अतः इन्हें जान लें कि किनके कैसे कैसे क्या बनेंगे। पीडनम पोषणम, पू धातु से पवनम पूजनम, प्रच्छगीप्सायाम प्रच्छनम। ठीक है, और भैया सब रूप देख लीजिए। देखो ब्रू को भी भ्रुवो बची हो जाता है, तो लिख रहे हैं वचनम भक्षणम भजनम भाषणम भाषणम, भिक्ष धातु से भिक्षणम, और भुज धातु से भोजनम, भू धातु का भी भवनम बनेगा जैसे अस का बना था, और भर्ज से भर्जनम, भ्रंसनम, भ्रमणम मंडनम, मथ विलोडने मथनम। ठीक है, कई सारे इस प्रकार के रूप यहाँ पर इस स्लाइड में भी दिए हैं। मूर्छ से मूर्छनम। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है कि यहाँ पर उपधायांच इति उपधा दीर्घ हो गया है, और च को छ चोराभ्याम द्वेति द्वित्वे चरतम। अच्छा, मूर्छनम की प्रक्रिया बताइए, ये होगा मुस से मोषणम, मुह से मोहनम, मृ धातु से मरणम, मृजु शुद्धौ से मार्जनम। ठीक है, तो धातु को यहाँ पर गुण वगैरह सब आराम से हो ही गए हैं। यज से यजनम, यत से यतनम, और नीपसर्ग पूर्वक यंत्री धातु से नियंत्रणम, यम धातु से नीपसर्ग पूर्वक नियमनम, और याच से याचनम, युद्ध से योधनम। बढ़िया है। और अब आइए अंतिम इस पेज में कुछ और धातुएं हम देख लें बस। अब यहाँ पर रक्ष धातु है तो रक्षणम, कहाँ वो आ जाओ, रचि से रचनम, रंजनम, और रंभ धातु है आंग उपसर्ग पूर्वक आरंभणम, ये भी अर्थ होगा। तो रंभ यहाँ पर, ठीक है, लभेश्च ये दिया है। लिट को छोड़ करके अन्य जाति प्रत्ययों के परे रहते लव धातु को नम हो जाता है। ठीक है, रभ और लभ इनको यहाँ पर नुमागम विशेष है, तो रभ धातु का आरंभणम, रम धातु है तो रमणम, और राजरी दीप्तौ है तो राजनम मतलब चमकना, रोचनम रोदनम रोधनम, आंग उपसर्ग पूर्वक आरोहणम प्ररोहणम, अवसर्ग पूर्वक लोकरी धातु का अवलोकनम। तो मित्रों ऐसे बहुत सारे रूप हैं जिनका आप प्रायः प्रयोग करते ही हैं, उन्हें इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। वर्धनम वर्जनम, यहाँ पर जो भी कुछ विशिष्ट कार्य है वो उन्होंने टिप्पणी में इंगित कर दिए हैं, वह आप जरूर देख लीजिएगा। और ये केवल ऐसा ही नहीं कि शुद्ध धातुओं से ही हो, बल्कि ये आपके ऋण्यंत यंत ऐसी धातुओं से भी हो जाते हैं। तो उन धातुओं को भी आप देखें, यहाँ पर दी हैं। जैसे ये तो शुद्ध धातु हैं आपके, जैसे श्रु धातु है, ल्युट करोगे तो श्रु यू अर्न करके गुणावादेश करके श्रवणम पिछली से पेषणम, ये सभी काम करते रहे। और नीचे ल्युडंत ये ऋजंत धातुओं से आप देखिए बड़े ही मजेदार रूप बनते हैं, जो कि आप काफी प्रयोग करते हैं। जैसे पठ धातु से तो केवल पठनम बनेगा, जैसे चुर धातु है तो चूर्णम बनेगा। यहाँ पर ऋणे नटी से पहले वाले ऋणी का आप लोप करते रहिएगा, निडादि धातु का। और पाठी धातु से यहाँ पर भी देख लो, उधर जो आपकी
स्वार्थिक ऋजंत धातु नहीं है, बल्कि हेतुमती चरणिच वाली है, पाठ ही। तो पाठनम, पाठनम मतलब होता है पढ़ाना। तो पठनम करोमि मतलब मैं खुद पढ़ता हूँ, पाठनम मतलब दूसरे को पढ़ाता हूँ, पाठनम करोमि। ऐसे ही श्रावी धातु जो कि आपकी ऋजंत है, उससे श्रावणम। और पकवाना तो पाचनम। और अध्यापी, पढ़ना खुद के लिए तो अध्ययनम, और पढ़ाना है तो यहाँ पर ऋजंत को याद रखें, वहां पर पुगागम होकर के अध्यापी ऐसा ऋजंत बनेगा, तब अध्यापनम उसका ये पूरा ऐसा रूप बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे स्थापी, स्थापनम, कथय, कथी धातु जो कि चौरादी गण की है, उसका कथनम। गण धातु जो गिनने अर्थ की है, गणनम, वो भी आपकी चौरादी की धातु है। तो इन धातुओं से भी इन रूपों को आप याद रखेंगे। तो मित्रों, आज के मुझे पाठ में बस इतना ही पढ़ाना था। अब हम कल और भी कुछ नए प्रत्ययों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक चीज और मुझे भी याद आई कि वो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र, आप अभी तक तो ये समझे कि भाव में ही ये ल्युट प्रत्यय का विधान होता है, और भाव अर्थ में ही आपके इस क्ता प्रत्यय का विधान होता है। और एक ल्युट प्रत्यय का विधान भाव के अतिरिक्त अन्यत्र भी देखा जाता है। सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में तो वह सूत्र दिया है, इधर लघु सिद्धांत में नहीं दिया, लेकिन इसकी चर्चा आती है कई बार। अतः मुझे लगा कि सूत्र को आपको बता देना चाहिए। इस जहां पर किता कहा और ल्युट कहा, तो इस किता और ल्युट के अलावा कर्ण और अधिकरण में यहाँ पर विधान किया जाता है ल्युट प्रत्यय का। तो सूत्र है इसका कर्णाधिकरणयोश्च। कर्णाधिकरणयोश्च का जो अर्थ है वो यही होता है कि कर्ण और अधिकरण में ल्युट विधान किया जाता है। यहाँ पर वृत्ति में भी इसके लिखा है कि ल्युट एवानुवर्तते, ल्युट की ही अनुवृत्ति होती है, अर्थात कर्ण और अधिकरण में केवल ल्युट होता है, किता नहीं, किता नहीं होता। ठीक है। तो कर्ण अर्थ में ल्युट होता है। तो इधमा देखो, प्रभ्रश्यते अनेन इति प्रभ्रश्चना, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा प्रभ्रश्यते अनेन, और उभ्रश्चु छेदने, काटा जाए, उसे कहेंगे प्रभ्रश्चना। मतलब वो हो गया आपका कुल्हाड़ी वगैरह कुछ। और इधम कहते हैं लकड़ी को, इधमा नाम प्रभ्रश्चना इति इधम प्रभ्रश्चना। तो ये यहाँ पर आता है, इधम प्रभ्रश्चना कहते हैं कोठार, मतलब वही कुल्हाड़ी। तो ये देखो यहाँ पर जो कर्ण में प्रत्यय है, और गोदोहनी कहिए या फिर राजधानी कहिए, है, आप भैमी व्याख्या में भी इसको देख सकते हो इन प्रयोगों को। तो कर्ण और अधिकरण में भी इस लिट प्रत्यय का विधान मिलता है। तो इन इन स्थलों को भी देख लेना चाहिए आपको। लेकिन जब कर्ण और अधिकरण में लिट प्रत्यय का विधान मिलता है, तो एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि फिर ये नपुंसक लिंग में नहीं होगा, फिर इसका जो लिंग होगा वो विशेष्यानुसार लिंग होगा। ठीक है। तो आज के पाठ में बस इतना ही था। इसके बाद हम कल अन्य पाठ में भी अग्रिम सूत्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके बाद कंटिन्यू समझेंगे, ये जिसमें जो अब दो सूत्र पढ़ाए वो कहाँ से थे? कर्णाधिकरणयोश्च वगैरह ये नहीं, इस लघु में तो नहीं है। नहीं, कौन से दो सूत्र? जो अभी अभी पढ़ाया आप ना। हाँ अभी बिल्कुल, मैंने कर्णाधिकरणयोश्च आपको बताया। ये कहाँ से है? यहाँ यहाँ लघु सिद्धांत में तो नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत कौमुदी में है, काशिका में है। मेरे हाँ, पास एक पुस्तक थी लघु पाणिनीयम, उसमें ये एक ही प्रकरण में दे रखे हैं, उसी का भी हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था। जी जी। तो बस इतना ही दिखाना था कि ये जो ल्युट प्रत्यय है केवल भाव में ही नहीं बल्कि कर्ण और अधिकरण में भी मिलता है, और वो विधायक सूत्र है कर्णाधिकरणयोश्च। ल्युट के प्रकरण में पढ़ा गया है तो यही विधान करेगा वो। ठीक है। जी बहुत सारे विद्वान जनों में यह भ्रांति है कि कर्णाधिकरणयोश्च घय करता है, घय नहीं करता भाई, ये ल्युट के प्रकरण में पढ़ा गया, ल्युट विधान करता है। सर तो इसमें जी जी, 187 पे हाँ जो हाँ, आपने धातु दिखाए थे, धातु रूप, जी उसमें जी,
फिर दिखा दीजिए सर। मैं ये कहता हूं कि अब तो चूंकि हम समापन करने वाले हैं 187 को उस धातु को ये पुस्तक मैंने ग्रुप में भेज रखी है, अच्छा लघु सर। सिद्धांत कौमुदी। एक बार उसे देख लीजिएगा, यदि आपको कुछ उसमें और विचार करना है कर लीजिएगा, उसे हम आपको बता देंगे पश्चात भी कि क्या है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि। प्रणाम सर। महादेव हर हर महादेव सभी।